अगर आपको 10 रुपए की आवश्यकता है तो आप किससे मांगेंगे? जिससे मांगेंगे आपको विश्वास होगा ना कि वह आपको 10 रुपए दे देगा, है ना। जिसके बारे में आपको ये विश्वास हो कि वो आपको नहीं देगा, आप उसके पास वो 10 रुपए मांगने कभी नहीं जाएंगे। ठीक ऐसे ही यदि आपके पिताजी को अचानक या आपके चाचा जी को, घर में जो भी आपसे बुजुर्ग हैं जो कमाते हैं, उन्हें 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो वो इन रुपयों के लिए किसके पास जाएंगे? उसके पास जिनके बारे में उन्हें विश्वास है कि वो उन्हें दे देगा। और उन्हें ये रुपए कौन देगा? जिसे यह विश्वास है कि ये ज़रूर लौटा देंगे, है ना। तो ये जो विश्वास का रिलेशन, संबंध आपने देखा कि हम उससे मांगते हैं जो हमें देता है, और जो हमें देता है उसे ये विश्वास है कि वो हमें लौटा देगा। इसे ही आप समझिए साख कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र के अध्याय 3 के विषय में, जिसका शीर्षक है मुद्रा और साख, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। और सबसे पहले बात करते हैं कि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मुद्रा क्या होती है। मुद्रा का इस्तेमाल यानी उपयोग, प्रयोग हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। अपने चारों तरफ हम जब भी देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सारे सौदों की पहचान भी कर सकते हैं। दोस्तों, क्या हम इनकी एक सूची बना सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में हम ये देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही होती हैं, है ना। इसे खरीद फरोख्त के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं। लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई भी आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। यहाँ पर आ जाता है हमारा समझा हुआ, अभी अभी समझा हुआ शब्द साख, है ना। अब दोस्तों, ऐसे में क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए ही क्यों होती है? आप कहेंगे जी हाँ, सोचा तो नहीं है, लेकिन जवाब हमें कहीं ना कहीं पता है ना। कारण भी इसका दोस्तों बहुत सरल है, समझिए। जिस व्यक्ति के पास में मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। मान लीजिए कि आपके पास में 10 रुपए हैं, तो आप उससे एक छोटा बिस्किट का पैकेट भी खरीद सकते हैं, है ना। जो चाहे वो बिस्किट का पैकेट खरीद सकते हैं जो 10 रुपए में आता हो। चॉकलेट भी खरीद सकते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर आपके पास में एक 10 रुपए की चॉकलेट हो, तो क्या आप दुकान में जाकर, किसी भी दुकान में जाकर वो चॉकलेट दे करके बदले में 10 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट खरीद सकते हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका यह अर्थ हुआ कि वह मुद्रा है, वह पैसे हैं, वह करेंसी है जिसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से किया जा सकता है ना। तो दोस्तों, इसीलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना भी पसंद करता है। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए किया जाता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में चीज़ें हमें आ जाएगी। चलिए देखते हैं। वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा, है ना। अब यहाँ पर ज़रा सा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो, है ना। इसका क्या मतलब है? इसका तो ये मतलब है कि दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो, है ना। दोस्तों, इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। समझ रहे हैं ना आप? इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। दोस्तों, एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना भी तो एक अनिवार्य विशिष्टता है कि नहीं? दोस्तों, इसकी तुलना यानी कंपैरिजन में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत को खत्म कर देती है।
फिर जूता निर्माता के लिए ज़रूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ ही साथ उसको गेहूं भी बेचे, है ना। तो दोस्तों उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूं भी खरीद सकता है या अन्य कोई वस्तु भी खरीद सकता है। चूंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम भी इसीलिए कहा जाता है। तो अब ज़रा सोचिए कि आप परीक्षा में बैठे हैं और आपके प्रश्न पत्र में एक सही विकल्प के तौर पर प्रश्न पूछ लिया कि विनिमय का माध्यम निम्न में से किसे कहा जाता है। बिना विकल्पों को देखे आप मन ही मन उत्तर दे देंगे कि भैया मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है ना। अच्छा, अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि विनिमय का माध्यम किससे और क्यों कहा जाता है, तब आप क्या कहेंगे? विनिमय का माध्यम मुद्रा को कहा जाता है और इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है ना सही जवाब। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुद्रा के आधुनिक रूप क्या है। ठीक है दोस्तों, हमने देखा है, क्या देखा है कि मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी, है ना। उदाहरण के लिए देखिए, बहुत प्रारंभिक काल से यानी शुरुआत से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक के रहा। फिर बात आई करेंसी की। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के इसमें शामिल हैं। दोस्तों, वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोजमर्रा की चीजें भी नहीं हैं। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। अब आपके सामने एक प्रश्न आएगा, फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? तो सुनिए, इसे विनिमय का माध्यम इसीलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है ना। ठीक है दोस्तों, समझिए, भारत में ना भारतीय रिजर्व बैंक, आपने ये नाम पहली बार तो नहीं सुना होगा। तो भारत में भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट को जारी करता है। ठीक है, फिर भारतीय कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा हमेशा। इसीलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। ठीक है, ये चित्र जो आप अभी देख रहे हैं ना, यहाँ पर बाईं ओर, इनको ध्यान से देखिए। ये प्रारंभिक आहत सिक्के हैं, लगभग 2500 वर्ष पुराने हैं। कक्षा 6 के इतिहास में हमने इस विषय में पढ़ा था। अगर आपको याद न हो तो मैंने सोचा याद दिला दूं। इसे देखिए, ये गुप्तकालीन सिक्के, ये तुगलक के समय उपयोग में लाए जाने वाले सिक्के, और इसे देखिए, ये अकबर के समय में उपयोग में लाई जाने वाली सोने की मोहर है। देखिए किस तरह दिखाई देती थी, और हमारे आज के आधुनिक सिक्के से यह किस प्रकार से आपको भिन्न नज़र आ रही है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैंकों में निक्षेप की। दोस्तों, लोग ना मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अलावा नकद होता है ना, अतिरिक्त नकद होता है, और लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं? वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। फिर बैंक क्या करती है? बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। ठीक है, इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है, यानी इंटरेस्ट भी मिलता है। दोस्तों, लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। चूंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसीलिए दोस्तों इस जमा को मांग जमा भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। दोस्तों, मांग जमा जो है वो एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। ये सुविधा इसे मुद्रा का यानी विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है।
दोस्तों, हमने नकद की बजाय चेक से भुगतान करने के बारे में तो ज़रूर सुना है ना। चेक से भुगतान करने के लिए जो भुगतानकर्ता होता है, जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। और चेक एक ऐसा कागज़ होता है दोस्तों, जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। समझ गए आप? अब इसे भी समझिए ध्यान से। ये जानने की कोशिश करते हैं कि चेक के द्वारा भुगतान आखिर किस प्रकार से होता है। इसे एक उदाहरण से ही तो देख सकते हैं। समझिए, जूता निर्माता एम सलीम को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है और इसके लिए वो एक विशेष रकम का चेक लिखते हैं। यानी जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को ये रकम देने का आदेश देते हैं। अब चमड़ा आपूर्तिकर्ता ये चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ ही दिनों में अंतरित हो जाता है और ये लेन देन बिना नकद की अदायगी के पूरा हो जाता है। आप देख सकते हैं इस चेक को यहाँ पर किस तरह से दिया हुआ है। पहले नाम लिखा हुआ है ना, जिसे देना है उसका प्रेम कुमार। फिर रकम लिखी है 57,000 ओनली, यानी 57,000 रुपये। और नीचे उसके हस्ताक्षर है। यहाँ पर हमें ये बताया है कि ये बैंक शाखा की संख्या जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये खाता नंबर यानी अकाउंट नंबर, ये है चेक नंबर और ये है बैंक के द्वारा प्रयुक्त कोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक डली हुई है ना। सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम ये देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। अभी हमने देखा दोस्तों, चूंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम भी स्वीकार किया जाता है, इसीलिए ना आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा ही समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमें बैंक की भूमिका को याद रखना चाहिए। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप दोस्तों, जो कि करेंसी है, और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से बहुत करीब से ये जुड़े हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों के विषय में। क्या आपने कभी बैंक से लोन लेने के विषय में सुना है? दोस्तों, बैंकों की कहानी को अब हम आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं ना, आखिर वो उसका क्या करते हैं? यहाँ पर एक दिलचस्प क्रियाविधि है, यानी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो हमें जानना है, जो काम कर रही है उस दिलचस्प क्रियाविधि के विषय में। दोस्तों, बैंक ना जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं और वे इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं के द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए ये प्रावधान किया जाता है। और चूंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ ही जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसीलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। दोस्तों, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है और हम इसके बारे में कुछ आगे आने वाले जो खंड है उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, यानी जो जमा करता है, एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है, जो कि कर्जदार है, उसके बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण लेने पर लेते हैं। दोस्तों, कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का जो अंतर है वो बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत कहलाता है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं साख की दो विभिन्न स्थितियों के बारे में। दोस्तों, अध्याय की शुरुआत में ही मैंने आपको साख क्या होती है इसका एक बेसिक सा उदाहरण दिया था। चलिए अब बात करते हैं इसकी दो विभिन्न स्थितियों की। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है, यानी लोन का। दोस्तों, ऋण यानी उधार से हमारा तात्पर्य आखिर किससे है? एक सहमति से है, जहां पर क्या होता है, साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर दो उदाहरणों को देखेंगे और उनके द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि ऋण की क्या भूमिका होती है, यानी
उधार की। सबसे पहला है त्योहार का मौसम। अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। और दूसरा वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। दोस्तों, महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है। उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है। दोस्तों, सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों और उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। अब बात करते हैं स्वप्ना की समस्या की। दोस्तों, एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं हो पाती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है। और दोस्तों, इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच में आप समझिए कि कम से कम 3 से 4 महीनों का समय लगता है। दोस्तों, आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्य रूप से दोस्तों फसल की कमाई पर निर्भर होती है। अब स्वप्ना के मामले को ही देख लीजिए। स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई है। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। दोस्तों, ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। दोस्तों, इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक हो जाता है। ऐसी स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर ही तो निर्भर करता है। चलिए अब बात करते हैं ऋण की शर्तों की। भाई, हम बैंक के पास चले गए और हमने कहा कि हमें 5 लाख रुपए का लोन दे दीजिए और बैंक ने कहा कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, ये ले जाइए, ये रहे 5 लाख रुपए। ऐसा तो नहीं होता, कुछ शर्तें ज़रूर होती होगी। चलिए उसकी बात करते हैं। दोस्तों, हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा दोस्तों, उधारदाता के लिए कोई समर्थक ऋण आधार यानी गिरवी रखने के लिए की भी मांग कर सकता है। अब मान लीजिए, स्वप्ना का ही उदाहरण ले लीजिए कि स्वप्ना से ज़मीन गिरवी रख ली जाए किसी साहूकार के द्वारा, जिसको ये पता हो कि ये कर्ज नहीं लौटा पाएगी, ताकि ये ना लौटा पाने की स्थिति में वो ज़मीन अपने पास रख लेगा। आप समझ गए? दोस्तों, अब सुनिए। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, कुछ भी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। दोस्तों, यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जमीन,
बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के ये कुछ आम उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी दी है आवास ऋण के विषय में। दोस्तों, मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज पर ब्याज की जो वार्षिक दर है वो 12% है। इस कर्ज को 10 साल की मासिक किश्तों में लौटाया जाना है। दोस्तों, मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड भी दिखाने पड़ते हैं। बैंक नए घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लेता है, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। दोस्तों, ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी तो निर्भर करती है। अगले भाग में दोस्तों ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसे देख लीजिए, विविध प्रकार के साख प्रबंध एक गांव का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए मैं इसे पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। रोहित और रंजन ने कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना खत्म किया था। वे अपने इलाके में प्रचलित विविध प्रकार के ऋण प्रबंधों को जानने के लिए उत्सुक थे। कौन लोग उधार देते थे, कर्जदार कौन थे, ऋण की क्या शर्तें थी। उन्होंने अपने गाँव के कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया। अब आगे हम उन्होंने जो लिखा उसको पढ़ सकते हैं। श्यामल का क्या कहना है? श्यामल का कहना है कि उसे अपनी 1.5 एकड़ ज़मीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ साल पहले तक वह गांव के महाजन से ऋण लेता था, जिस पर उसे 5% मासिक ब्याज देनी पड़ती थी। 60% यानी कि वार्षिक हो गया। और पिछले कुछ वर्षों से श्यामल गांव के एक कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज की दर पर ऋण ले रहा है। जुताई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधित आगतें यानी ज़रूरतें मुहैया कराता है, जिसे फसल तैयार हो जाने पर वापस करना होता है। दोस्तों, श्यामल बताता है कि ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से ये वादा भी लेता है कि वह अपनी फसल उसी को बेचेगा, और इस तरह से व्यापारी निश्चिंत है कि ऋण की अदायगी समय से हो जाएगी। फसल की कीमतें फसल काटते समय कम होती है, इसलिए वह किसानों से कम कीमत पर फसल खरीद कर और बाद में कीमत बढ़ने पर बेचकर भारी मुनाफा कमाता है। दोस्तों, व्यापारी को उस समय फसल खरीदने से मुनाफा होता है और वह फसल रास्ते में खरीद कर बाद में कीमतें बढ़ने पर सस्ते में खरीद कर बाद में कीमतें बढ़ने पर बेचता है। ऐसे ही यहाँ पर अरुण का उदाहरण भी दिया है। अरुण से मिलते हैं, जो एक किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है। अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है। अरुण सोनपुर के उन कुछ लोगों में से है जिसे खेती के लिए बैंक से ऋण मिला है। इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 8.5% है और इसे अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है। अरुण की योजना है कि वे फसल तैयार होने पर क्या करेंगे, अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर इस ऋण की अदायगी कर देगा। वह बाकी आलू की फसल को शीत भंडार गृह में रखकर बैंक से इसके बदले नया ऋण लेने के लिए दरख्वास्त देना चाहता है। दोस्तों, बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार है जो पहले भी खेती के लिए उससे ऋण ले चुके हैं। अब रमा का उदाहरण देखते हैं। दोस्तों, रमा निकट के खेत में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है। साल में कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता और उसे अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ जाने पर या परिवार में किसी समारोह पर खर्च करने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। दोस्तों, रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर, जो कि सोनपुर का मध्यवर्गीय भूस्वामी है, उस पर आश्रित है। दोस्तों, भूस्वामी उसे 5% मासिक ब्याज दर पर ऋण देता है, यानी 60% वार्षिक दर पर। दोस्तों, रमा उस कर्ज को भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है। अधिकांशतया रमा को नया ऋण लेना पड़ जाता है, जबकि वह पुराना ऋण लौटा भी नहीं पाती है। दोस्तों, वर्तमान में उसे भूस्वामी के 5,000 रुपये देने हैं। यद्यपि भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर भी वह उसके लिए लगातार काम करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे ऋण यानी कि उधार मिल सके। दोस्तों, रमा हमें बताती है कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी नियोक्ता ही तो है। इसके बाद में यहाँ पर हमें जानकारी दी है सहकारी समितियों से ऋण की। दोस्तों, बैंकों के अलावा ना ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक और स्रोत है, वो है सरकारी समितियाँ।
अब समझिएगा सहकारी समिति क्या होती है। इसमें समझिए कि सहकारी समिति में कुछ सदस्य होते हैं जो अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव है, जैसे किसानों, बुनकरों एवं औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां। कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नज़दीक एक गांव में काम करती है। दोस्तों इसके 2300 किसान सदस्य हैं, यानी 2300। यह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है। इस जमा पूंजी को ऋणाधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया है। और दोस्तों इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। ये ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जा सकता है। दोस्तों कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख के विषय में। दोस्तों अभी हमने ऊपर जो उदाहरण देखे ना, उसमें हमने ये समझा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण यानी उधार प्राप्त करते हैं और विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन सा? एक औपचारिक और एक अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। दोस्तों पहले वर्ग में यानी औपचारिक में ना बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त, ये सब आ जाते हैं। अब आगे समझिए दोस्तों, क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्र से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्र से? समझिए भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि बैंक जो है वो अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए है। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों आदि को भी ऋण दे रहे हैं। दोस्तों समय समय पर बैंकों के द्वारा आरबीआई को ये जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या है। दोस्तों औपचारिक क्षेत्रक में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। कहाँ पर? अनौपचारिक क्षेत्रक में, है ना। औपचारिक में तो हमने देखा कि आरबीआई सब पे नजर रखे हुए है ना। तो अनौपचारिक क्षेत्रक जो हैं उनमें जितनी भी गतिविधियां हैं ऋणदाताओं की, उसकी देखरेख करने वाली कोई भी संस्था नहीं है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला भी कोई नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। इसीलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। अब ऋण की ऊंची लागत का अर्थ क्या है दोस्तों? कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। इसीलिए दोस्तों कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है, जैसा कि हमने सोनपुर के श्यामल के मामले में देखा था, है ना। दोस्तों कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम जो है वो कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है और इसके कारण क्या होता है? ऋण का बोझ बढ़ता चला जाता है ना। सोनपुर की रमा का मामला तो आपको याद ही होगा। दोस्तों व्यक्ति ऋण जाल में फंसता चला जाता है और ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाए। दोस्तों इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए दोस्तों लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे, है ना। दोस्तों वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं, वे नया उद्योग भी लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अत्यावश्यक है ना। अब समझते हैं औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है। दोस्तों समझिए आलेख 2 में शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया था। दोस्तों गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। हम देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्जों की 85% जरूरतें जो हैं वो अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। वहीं अगर इसकी तुलना हम शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से करें तो हमें क्या समझ में आएगा? उनके केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से आते हैं। दोस्तों इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं,
जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है ना। दोस्तों, इस सब से हमें क्या पता चलता है? पहला, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 85% पूरा कर पाता है और बाकी जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। दोस्तों, अनौपचारिक ऋणदाताओं के लिए से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें अधिक होती है और यह उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है ना। दोस्तों, इसीलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेष करके ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत पर से निर्भरता घट जाए। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, वर्तमान के समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके, लाभ प्राप्त कर सके। चलिए अब बात करते हैं निर्धनों के स्वयं सहायता समूह की। दोस्तों, पिछले खंड में हमने देखा था, क्या देखा था, कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। ऐसा क्यों होता है ना। दोस्तों, भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ना बैंक मौजूद नहीं है। जहां कहीं मौजूद भी हैं वहां बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। अब ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दोस्तों, दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। दोस्तों, हाल ही के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। अब समझिए, इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर भी आधारित है। दोस्तों, एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर के 100 रुपये या अधिक भी हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। दोस्तों, सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। दोस्तों, ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना होता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, उससे समझते हैं। सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपने गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरतें जो होती है ना, जैसे कि बीज हो गया, खाद हो गया, बांस हो गए, कपड़े हो गए, ये सब खरीदने के लिए करनी पड़ती है। घर बनाने के लिए, सिलाई मशीन के लिए, हथकरघा के लिए, पशु आदि संपत्ति खरीदने के लिए ये सब दिए जाते हैं। दोस्तों, बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधी ज्यादातर जो महत्वपूर्ण निर्णय है ना, वो समूह के सदस्य स्वयं ही लेते हैं। समूह के द्वारा दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के विषय में निर्णय करता है। और दोस्तों, इस ऋण को लौटाने की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो भी तो समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण दोस्तों, बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूहों से संगठित कर लेती है, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता। दोस्तों, इस तरह से स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच भी मिलता
जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषय जैसे कि स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं, है ना। चलिए यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी दी है, इसे भी पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। दोस्तों, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी, एक छोटे पैमाने से। फिर वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य थे, जो बांग्लादेश के 81,600 गांवों में फैले हुए थे। दोस्तों, इससे ऋण यानी उधार लेने वाली ज़्यादातर महिलाएं हैं, जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार है, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में भी सक्षम है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक के संस्थापक एवं 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। चलिए, अब जब हमने सब कुछ देख लिया है तो बात कर लेते हैं इस अध्याय के सारांश की। दोस्तों, इस अध्याय में हमने क्या देखा? इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा, उसके बारे में जाना और समझा, है ना। एक तरफ तो जमाकर्ता अपना धन जो है वो बैंकों में रखते हैं, और दूसरी तरफ कर्जदार जो हैं वो बैंकों से ऋण लेते हैं, यानी कि लोन लेते हैं, उधार लेते हैं। दोस्तों, आर्थिक गतिविधियों के लिए ना ऋण की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने देखा कि ऋण के सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, या कुछ परिस्थितियों में वे कर्जदार की स्थिति और भी ज़्यादा बदतर भी कर सकते हैं, है ना। दोस्तों, ऋण जो है वो विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होता है। ये औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक, दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं। दोस्तों, औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क हो सकता है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीबों को अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो सके। क्यों? ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो जाए। दोस्तों, साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम दोस्तों विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। बहुत सारी जानकारी आपको इस अध्याय से, इस वीडियो से प्राप्त हुई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो भी आपको थोड़ा सा पसंद आया हो, थोड़ा भी पसंद आया हो, तो आपसे उम्मीद है कि ज़रूर आप इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस अध्याय को, इस जानकारी को। और दोस्तों, आप सभी लोगों से जल्द ही मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।